नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, नफरत की सियासत कर रही है बीजेपी। शहनवाज हुसैन ने सोनिया गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 के करीब, 685 से अधिक लोगों की मौत। कोरोना की जांच के लिए कोबास मशीनें खरीदेगा राजस्थान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, मशीनें आने के बाद बढ़ेगा जांच का दायरा। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता, कैबिनेट की मीटिंग में फैसला। और फिच ने फिर घटाया भारत की जीडीपी का अनुमान, 0.8% गिर सकती है भारत की जीडीपी, 1% से भी नीचे रह सकती है भारत की जीडीपी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के विकास दर के अनुमान को एक बार फिर घटा दिया है। फिच के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 1% से कम रह जाएगी। फिच ने यह अनुमान 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए लगाया है। फिच का मानना है कि कोरोना की वजह से दुनिया अभूतपूर्व वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत की जीडीपी गिरना तय माना जा रहा है। फिच के मुताबिक भारत की जीडीपी 0.8% तक गिर सकती है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान ये आंकड़ा 4.9% था। इस लिहाज से जीडीपी में ये बड़ी गिरावट का अनुमान है। उधर कोरोना वायरस का असर विदेशों से आने वाले धन पर भी पड़ने लगा है। विश्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रवासी भारतीय इस बार 23% धन कम भेज सकते हैं। दरअसल विदेशों से धन भेजने में भारतीय सबसे आगे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक बीते साल भारतीयों ने $83 बिलियन देश में भेजा था, जो कि 2018 के मुकाबले 6% ज्यादा थी। लेकिन इस साल विश्व बैंक ने $64 बिलियन रेमिटेंस भेजने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक का मानना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया भर में इकोनॉमी प्रभावित हुई है, जिसके चलते ग्लोबली रेमिटेंस में 20% तक की गिरावट आ सकती है और भारत में ये आंकड़ा 23% तक हो सकता है। दरअसल रेमिटेंस उस धन को कहते हैं जिसे प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए भेजता है। इसका फायदा देश की इकोनॉमी को होता है और इसके जरिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। उधर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किश्तों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसमें इस साल 1 जनवरी से लागू की गई 4% की महंगाई दर भी शामिल है। कैबिनेट की मुहर के बाद इसका ऐलान पिछले महीने की 13 तारीख को किया गया था। हालांकि सरकार ने ये साफ किया है कि कर्मचारियों को वर्तमान दर के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। वहीं महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस साल 1 जनवरी, 1 जुलाई और अगले साल 1 जनवरी से मिलने वाले महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। दरअसल सरकार साल में 2 बार महंगाई दर की समीक्षा कर उसमें बढ़ोतरी करती है। इसमें बढ़ी हुई दर के साथ पहली किश्त 1 जनवरी से तो दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। सरकार के आदेश का मतलब ये हुआ कि अब कर्मचारियों के महंगाई दर की अगली समीक्षा अगले साल 1 जुलाई के बाद ही की जाएगी और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वर्तमान दर यानी कि 17% के हिसाब से ही महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर करारा वार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है। मुश्किल वक्त में भी बीजेपी से सियासत से बीजेपी बाज नहीं आ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम है, जो कोरोना के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। इसी बैठक में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार को नसीहत दी है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। Our kisans, our खेत मजदूर, our migrants, labor, construction workers and workers in the unorganized sector. As we all know, trade, commerce and industry have come to a virtual halt and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea
on how the situation will be managed after May the 3rd. सोनिया गांधी के हमले पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। शहनवाज हुसैन ने सोनिया गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जिस तरह से कोरोना वायरस को लड़ने के लिए उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ हिंदुस्तानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष का कहना कि हम लोग सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को हर चीज में सांप्रदायिकता दिखती है। आज उनका ये बयान, इसका दुरुपयोग पूरी दुनिया में होगा। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। जिस तरह की भाषा कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लागू किया गया है वो कुछ जगहों को छोड़कर अधिकतर जगहों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि होने की भी बात कही गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। वहीं जो क्षेत्र हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें सुव्यवस्थित तरीके से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करवाने में लगी हुई है। साथ ही केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में फूड संस्करण उद्योगों को छूट दिए जाने की भी बात कही। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज में शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। वहीं गुरुवार को शाम के 5:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 21,700 हो गई है। इनमें से 668 लोगों की मौत हो गई है और 4,325 लोग ठीक हुए हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहां 5,652 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, 269 लोगों की मौत हुई है और 790 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने साफ किया कि बीते 24 घंटों में देश में 1,409 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1,409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं।
जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। उधर आईसीएमआर के निदेशक सीके मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के 30 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की तुलना में हम वहीं हैं जहां 30 दिन पहले थे। उन्होंने कहा कि देश भर में संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है। सीके मिश्रा ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से हमें 3 फायदे हुए हैं। पहला, संक्रमण की चेन को तोड़ना, दूसरा, डबलिंग रेट कम करना और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करना। उन्होंने कहा कि पहले दिन से अब तक 33 गुना ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाई गई है और अब तक देश में 5 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अमेरिका, इटली और स्पेन से बेहतर स्थिति में हैं। हजारों लोग, ना सिर्फ हम जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, फील्ड में हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और लोगों ने मिलकर और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने ये सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 days we remained more or less stable, and that is the first thing that I want to bring before you. And one of the critical tools, एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग है। और when I say testing, it is RT-PCR टेस्टिंग, जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। On the 22nd of April, we have done more than 5 lakh tests. If you do a rough calculation, it is about 33 times in 30 days. स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार अध्यादेश ले आई है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के स्टाफ ने कोरोना के मरीज पर बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया है। सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग काम पे हैं, सब लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमने 120 पेशेंट तकरीबन क्वारंटीन सेंटर भेजे हैं अस्पताल से और बाकी बहुत सारे पेशेंट को एडमिट भी किया है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैब से एक पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ। वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज किया, हमें गालियां दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक से कोरोना के 46 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। एक साथ इतने केस सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। जहां जहां से कोरोना के मरीज सामने आए हैं, पुलिस प्रशासन ने उन इलाकों में सख्ती और बढ़ा दी है। जिन 3 गलियों से ये मरीज मिले हैं उनको 14 अप्रैल को ही सील कर दिया गया था। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली में लाडूसराय के 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 90 हो गई है। लाडूसराय के जिन 2 इलाकों को सील किया गया है उनमें कैंपा कोला गली और एफ ब्लॉक के 2 घर शामिल है। इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर घर जाकर लोगों का सर्वे करेंगे। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2248 है, जिसमें 1476 एक्टिव केस हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 48 लोगों की मौत हुई है, जबकि 724 लोग ठीक हो चुके हैं।
उधर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो भी गाड़ियां बॉर्डर से उधर जा रही हैं उनकी जांच की जा रही है और जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही वैध पास होने पर बॉर्डर पार करने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आवाजाही करते थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आवाजाही पर रोक लगाई है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। सागर में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। ये सभी पहले मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजन हैं। वैसे मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1687 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1401 एक्टिव केस हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से 83 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कल जो दूसरा जो मरीज जो आए थे उनकी रिपोर्ट लगाई थी, उसमें उनके रिश्तेदार में से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये भी वहीं पे कृष्णगंज के निवासी हैं और इस तरह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टोटल पॉजिटिव केसेस 5 हो गए हैं। इन तीनों की उनको बीएमसी के कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस की जांच के लिए कई नए कदम उठाए हैं। भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और पाली जिले में जांच के लिए आरटी-पीसीआर मशीनें भिजवाई गई हैं। साथ ही उदयपुर और अजमेर में जांच के लिए अतिरिक्त मशीनें भेजी गई हैं। सरकार ने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है। इन मशीनों के पहुंचने के बाद बड़े पैमाने पर जांच की जा सकेगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक नए मशीनों के आने के बाद हर रोज करीब 3000 मरीजों की जांच हो सकेगी। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक जो टोटल सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए, उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1935 है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में आरटी-पीसीआर की मशीनें पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान खाद्यान्न के रूप में करने की अनुमति देने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लेटर में लिखा है कि मनरेगा का पैसा एनईएफएमएस के जरिए खातों में जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में मजदूरों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर है। इन मजदूरों से लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से बचाव समेत कई कार्य करवाए जा रहे हैं। ऐसे में उनके खातों में पैसा डालने से उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें अपने पैसे के लिए फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। अगर उन्हें मजदूरी के बदले खाद्यान्न दिया जाएगा तो मजदूरों को आसानी होगी। उधर पंजाब के कपूरथला के फगवाड़ में 6 माह की बच्ची की कोरोना वायरस से मौत हो गई। बच्ची को दिल में छेद का इलाज करवाने के लिए उसके माता पिता चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में इसी महीने की 9 तारीख को ले गए थे। दिल में छेद के ऑपरेशन करने से पहले बच्ची की कोरोना टेस्ट किया गया, जो कि पॉजिटिव आया। आखिरकार बच्ची की आज मौत हो गई। वहीं पंजाब में कोरोना से अब तक सबसे कम उम्र की बच्ची की ये मौत है। अब उन अस्पतालों पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं जिन्होंने इस बच्ची का इलाज किया है। आने वाले समय में ही पता चल सकेगा कि कौन कौन डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ ने बच्ची का इलाज किया और वे संक्रमित हुए हैं या नहीं। उधर चंडीगढ़ पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने पीजीआई डायरेक्टर और मैनेजमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन के हेल्थ वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के वार्ड में ड्यूटी पर लगे कर्मियों को सुरक्षा किट नहीं दी जा रही है।
पीजीआई डायरेक्टर और मैनेजमेंट को लगातार गुजारिश करने के बावजूद सुरक्षा किट नहीं दी जा रही, जिसके चलते सेक्टर 9 के थाने में शिकायत भी दी गई है। कर्मचारियों ने बताया कि 6 माह की एक बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए 9 अप्रैल को दाखिल किया गया था, लेकिन अधिक तबीयत बिगड़ने पर उसका टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आनन फानन में पीजीआई के 18 डॉक्टर समेत पीजीआई के 54 स्टाफ को तत्काल होम क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन क्वारंटीन के बाद उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 15 एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, तो वहीं एरिया के काउंसलर को भी हिदायत दी गई है कि वे अपने अपने सेक्टर्स को सील कर दे ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस एरिया में ना आ पाए। मेडिकल स्टोर को भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी खांसी जुकाम बुखार की दवा लेता है तो उसकी सूची प्रशासन को दी जाए, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। वहीं बढ़ते तापमान को देखते हुए शुक्रवार से जरूरी सामान लेने के लिए कर्फ्यू में जो ढील है वो सुबह 11 बजे से 3 बजे की जगह सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दी जाएगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रशासन लॉकडाउन पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। कानपुर में प्रशासन ने वाराणसी, चमनगंज, बजरिया, माछरिया, बाबूपुरवा और ग्वाटोला में ड्रोन के जरिए निगरानी की और हालात का जायजा लिया। वहीं पटना के जक्कनपुर में वार्ड संख्या 17 में राशन नहीं मिलने की वजह से लोग सड़क पर आ गए। देखते ही देखते लॉकडाउन का तमाशा बन गया। सैकड़ों महिलाएं बीच सड़क पर राशन के लिए हो हल्ला मचाने लगी। सड़क पर उतरी भीड़ में एक आरजेडी नेता अरुण कुमार भी नजर आए। पुलिस ने उन्हें ही हंगामे का दोषी मानकर हिरासत में लेने की कोशिश की तो महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया। आरजेडी नेता का कहना था कि वे तो बस हल्ला हंगामा को देख रहे थे। बाद में जक्कनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं समेत भीड़ को तितर-बितर किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में लॉकडाउन के बीच काला पीपल विधानसभा से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि किसानों की फसल की पूरी खरीद नहीं हो रही है, बल्कि सोसाइटी लोन की राशि पहले ही काटी जा रही है। तो मेरी शिवराज जी से सीधा सवाल है कि झूठ बोलना हर चीज के ऊपर बंद करें। लगातार किसान को ठगते जा रहे हैं, झूठ की बातें करते जा रहे हैं। आपने 31 मई तक वो सारी चीजों की बात करते हो। आज जब किसान अपना गेहूं तुलवाने जाता है तो सोसाइटियों में उसको पैसा तो मिलता नहीं है, पर उसका पहले सोसाइटी में कटौती होने का काम हो जाता। हमारे ही क्षेत्र में कई बार ट्वीट करके, कई बार उन तक लेटर लिख के मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को राहत दीजिए। मध्य प्रदेश के दमोह में 7 साल की बच्ची के साथ बर्बरता का मामला सामने आने के बाद तनाव है। यहां एक 7 साल की मासूम का दरिंदे ने पहले अपहरण कर रेप किया, फिर हवस मिटाने के बाद बच्ची की आंखें फोड़ दी। इसके बाद आरोपी ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे खेत में फेंक दिया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा भी किया। सुबह कितने बजे मिली आपको? सुबह मिली है बात कोई 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे। कैसी अवस्था मिली? बाप बेहोश पड़ी। आँखों से खून? आँखों से खून। अब बता। आँखों से खून और हाथ बंधे 2 ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए जो है तो बात होश में आ गई है और मम्मी चिल्लाने लगी। दमोह में छोटी बच्ची के साथ हैवानियत की घटना को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि जिस प्रकार 15 साल तक बीजेपी की सरकार के दौरान महिला और छोटी बच्चियों के साथ अपराध में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था, तो क्या फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है? अपराधियों के फिर से हौसले बुलंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही क्या फिर वही 15 साल पुराना महिला अपराधों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है? क्या फिर वही अपराधियों के हौसले बुलंद होना प्रारंभ हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में काम करना चाहिए। 15 साल जो व्यवस्था उन्होंने दी, हमारी सरकार ने 15 महीने में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी थी, अपराधियों के हौसले पस्त किए थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही फिर से इस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। ये निश्चित ही चिंता का विषय है।
चेन्नई एयरपोर्ट को संचालित करने वाली कंपनी भद्रा इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड के 1200 कर्मचारियों के लिए एटक ने उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि एक तो कर्मचारियों को मार्च की सैलरी काफी देर से मिली और जो मिली उसमें भी 50 से 60% कटौती कर दी गई है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार महज 3-4 महीने की है, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। पीसी शर्मा ने सिंधिया समर्थकों पर भी हमला बोला। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक विधायकों के पास अच्छे विभाग थे और अब उनको कौन से विभाग मिले हैं ये साफ हो गया है। दूसरा, कमलनाथ जी का जो काम करने का तरीका था वो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक उस स्थिति में लाने के लिए काम कर रहे थे और जनता उनसे भी खुश थी। जिस तरह से पीठ में छुरा बोक के उनकी सरकार हटाई नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन की सरकार रहेगी। 3-4 महीने में सरकार चली जाएगी। सर वो बाहर मजदूर पड़े 3-4 महीने में ये सरकार चली जाएगी शिवराज की, निश्चित तौर पर जाएगी। क्या कोई तैयारी है? ये जो रूट है चुनाव हारेंगे। उधर मुंबई के मनचट्टी इलाके में मछुआरों के साथ काम करने वाले मजदूरों की हालत खराब हो गई है। इन मजदूरों का कहना है कि बोट मालिक ने उन्हें बोट से उतार दिया है और मजदूरी भी नहीं दे रहा है। वहीं मजदूरी नहीं मिलने से उनके लिए भूखे मरने की नौबत आ गई है। उधर गांव वालों ने भी उन्हें मनचट्टी से चले जाने को कहा है। ऐसे में उन्हें आसपास के जंगल के इलाके में शरण लेनी पड़ी है। इन मजदूरों का कहना है कि अगर उन्हें मदद नहीं दी गई तो कई परिवार भूखों मर जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।